नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हुलाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार कैबिनेट की आज की जो बैठक है, ये अंतिम बैठक हो सकती है, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है। कई फैसलों पर मुहर लग सकता है। अंतिम बैठक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसी हफ्ते हो सकता है कि चुनावों की घोषणा हो जाए, उसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो बैठक हो नहीं पाएगी। इसीलिए हो सकता है कि ये अंतिम बैठक हो जिसमें कई बड़े फैसलों पर मुहर लग सकता है। और इसके पहले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने 25 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए। पीएम मोदी पहले ही 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दे चुके हैं। तो इन सब मुद्दों पर करेंगे बात सबसे पहले, और इसके बाद आज की खास चर्चा होगी खास मेहमानों के साथ कि एक बार फिर से राहुल गांधी विदेश यात्रा पर हैं। विदेश यात्रा पर वो क्या करते हैं ये तो पता नहीं, लेकिन क्या बोलते हैं वो कई बार पता चलता है। तो एक बार फिर से राहुल गांधी के बोलने पर विवाद हो गया है, क्योंकि भारत के लोकतंत्र को लेकर, बीजेपी को लेकर, आरएसएस को लेकर विवादित बयान राहुल गांधी ने दे दिए एक बार फिर से। तो यहां पर तो वो मामला बनना था। बीजेपी हमला बोल रही है, कह रही है कि राहुल गांधी के बोल जिस तरह से बिगड़ रहे हैं, वो जितना बोलते हैं उसके बाद भी कहते हैं भारत में लोकतंत्र नहीं है। इतना कोसते हैं, इतनी गालियां देते हैं, उसके बाद भी कहते हैं लोकतंत्र नहीं है। अगर राहुल गांधी ऐसा ही किए तो देश में जितनी सीटें मिली हैं उतनी भी नहीं मिलेंगी। तो बीजेपी हमलावर है। इस पर खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद बात करेंगे जीएसटी बचत उत्सव ने किस तरह से बाजार में सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। 22 सितंबर जब नवरात्र की शुरुआत हुई थी तो जीएसटी उत्सव की शुरुआत हुई, घटी हुई दरें लागू हुई, तो बाजार से अब ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि सारे के सारे रिकॉर्ड टूट गए। इस पर भी करेंगे पड़ताल, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। ऑपरेशन सिंदूर में दिखी भारत की आत्मनिर्भरता की झलक। भारतीय वायुसेना के प्रमुख अमरप्रीत सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 5 F-16 और JF-17 फाइटर जेट मार गिराए। भविष्य के लिए और आधुनिक तकनीक पर दिया जोर। डेयरी क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कर रहा है मजबूत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोहतक में किया साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन। कहा, पिछले 11 सालों में 70% की रफ्तार से बढ़ा है डेयरी सेक्टर। खादी कारीगर महोत्सव में देशवासियों से खादी के उपयोग का किया आह्वान। राहुल गांधी ने कोलंबिया में फिर से दिया देश विरोधी बयान, तो भाजपा का तीखा हमला। कहा, सत्ता छूटने की बदहवासी में दे रहे हैं अनर्गल बयान। सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी को बताया भारत विरोधी शक्तियों का झंडा बरदार। वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से मजबूत। कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 8% की दर से विकास करना जरूरी। और जीएसटी बचत उत्सव ने बाजार में कारोबार के मामले में मचा दी है धूम। आंकड़ों के मुताबिक नवरात्रि में बिक्री का कई साल का रिकॉर्ड टूटा। अलग अलग ब्रांड्स की बिक्री 25% से लेकर 100% तक बढ़ी। ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले बात करेंगे बिहार कैबिनेट की अंतिम संभावित बैठक की। अंतिम इसलिए क्योंकि कभी भी विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है और आचार संहिता लागू हो सकती है। तो बिहार में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट की अहम बैठक है। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले यह बैठक हो रही है, और इसी हफ्ते हो सकती है विधानसभा चुनाव की घोषणा और आचार संहिता लागू भी हो सकती है। तो सरकार के इस कार्यकाल की अंतिम कैबिनेट बैठक होने की संभावना है। ये बिहार कैबिनेट की आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर लग सकता है मुहर। लेकिन इससे पहले ही सीएम नीतीश ने महिला रोजगार योजना की पहली किस्त जारी की, और आज 25 लाख महिला लाभार्थियों के खातों में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए डीबीटी के जरिए। और इसी योजना के तहत इससे पहले भी एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने बिहार की 75 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए थे। ये कोई अकेली योजना नहीं है।
दरअसल बिहार सरकार ने अलग अलग वर्गों के लिए लगातार योजनाएं चलाई हैं। राज्य की महिलाएं, युवा, छात्र, किसान सभी को इन योजनाओं का लगातार लाभ मिल रहा है। बिहार सरकार इन सभी योजनाओं पर साथ साथ अमल भी कर रही है। योजनाओं की घोषणा होती है और उसके साथ योजनाएं लागू भी कर दी जाती हैं और लोगों को लाभ मिलने लगते हैं। बिहार में एनडीए सरकार के 20 सालों में राज्य को, लोगों को और वहां के अलग अलग वर्गों को योजनाओं का फायदा मिलता रहा है और उसी कड़ी में आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये पैसे ट्रांसफर किए। और क्या कुछ इस मौके पर नीतीश कुमार ने कहा, आइए देख लेते हैं। आज महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 25 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये की सहायता राशि भेजी जा रही है। इस प्रकार पहले 75 लाख महिलाओं को राशि दी गई और आज 25 लाख महिलाओं को राशि दी जा रही है। यानी अब कुल 1 करोड़ महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल जाए। तो बिहार की 1 करोड़ महिलाओं के खाते में चले गए 10-10 हजार रुपए। बाकी योजनाओं का जिस तरह लाभ मिल रहा है उसी तरह इस योजना का भी लाभ मिल गया। तो बिहार की लाभार्थी महिलाओं ने अपनी खुशी जाहिर की और बताया कि पहले उनके पास कोई रोजगार था नहीं। महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का धन्यवाद भी किया। हम सिलाई के ट्रेनिंग करने रहिए, सिलाई के ट्रेनिंग से ने हमरा 10,000 आइ मुख्यमंत्री योजना में हमरा 10,000 रुपया मिलले। हम ओइसे बहुत खुश छियै और चाहे छियै जे एकटा मशीन खरीद के और सिलाई करबै, जे आर्थिक स्थिति हमर दूर हेतै, रुपया बचतै तो हम बाल बच्चा का बढ़िया स्कूल में बढ़िया शिक्षा देबै। मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि इससे पहले मुझे ना तो कोई रोजगार था, घर के अलावा कोई काम ही नहीं था। अब मुझे एक उम्मीद जगा है जो मैं इससे कुछ कर पाऊंगी, कुछ अपने लिए। मैं भी सिलाई भी करती हूँ और स्टेशनरी सामान भी रखने का कोशिश करूंगी। इससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था जीविका के बारे में। हमको कोई दीदी ने बताई कि जीविका के बारे में कि उसमें क्या करना है, क्या करना पड़ता है, तब हम उसमें जुड़ गए। जुड़ने के बाद सरकार की तरफ से हमको 10,000 का लाभ मिला। तो अब हम सोचते हैं कि आगे का बिजनेस करने के लिए कुछ। सबरी समूह के सदस्य छियै, सरकार तरफ से 10,000 रुपया मिल रहा है। मेरे खाते में 10,000 रुपया आया है। इससे पहले मैं कोई काम काज नहीं करती थी, बैठी रहती थी। मैं जीविका से जुड़कर जब से जुड़ी हूँ तब से मुझे पैसा मिला है। इससे मैं काम आगे रोजगार बढ़ाऊंगी। मेरे नाम है सोनी देवी, कंचन जीविका से जुड़े हूँ। मेरे खाता में 10,000 रुपया गिरा। इससे पहले कुछ नहीं कर सकते हूँ। जब आए मेरे खाता में पैसा, उससे हम बकरी पालन करेंगे। बकरी पालन करके उससे हम बच्चा को शिक्षा देंगे, परिवार को अच्छा से बढ़ाएंगे। उससे आगे भी पैसा आएंगे तो उससे आगे भी बिजनेस चालू करेंगे। नीतीश भैया और मोदी भैया से धन्यवाद है। धन्यवाद दे रही है महिलाएं, चेहरे पर खुशी है क्योंकि 1 करोड़ महिलाओं के खातों में 10-10 हजार चले गए। मधुरेश नारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। मधुरेश, हमने बिहार की महिलाओं के चेहरे पर वो खुशी देखी, इसी के साथ 1 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए मिल गए। ना सिर्फ योजनाओं की घोषणा हुई बल्कि पैसे मिल भी गए। इस योजना का पहला चरण पूरा मान लिया जाए, इन 1 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए मिलने के साथ ही? नहीं, अभी चरण ये पहला पूरा नहीं हुआ। अभी लाइन में बहुत सारी महिलाएं हैं, लगातार फॉर्म आ रहे हैं। महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के लिए जो मौका मिला है उसका पूरा फायदा उठाना चाहती हैं। अभी 1 करोड़ महिलाओं को ये पैसा मिल चुका है स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए। अभी बताया जा रहा है कि 25,000 और महिलाएं हैं जो कि एलिजिबिलिटी के लिए अपना फॉर्म भर चुकी हैं, जिसमें 15,000 जो महिलाएं हैं वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रही हैं, उनके फॉर्म की स्क्रूटनी की जा चुकी है। और इसके अलावा 10,000 और ऐसी महिलाएं हैं जिनके फॉर्म की स्क्रूटनी की जा रही है, वो एलिजिबल है कि नहीं। अगर वो भी एलिजिबल पाई जाती हैं तो 25,000 महिलाएं और ऐसी इस कड़ी में जुड़ जाएंगी जो आत्मनिर्भर बनने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत जुड़ेंगी और उनको भी 10,000 रुपए दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी आबादी है, आप समझ सकते हैं। बिहार ऐसे राज्य के लिए
जहां पुरुष जो है, एक वक्त था कि जब महिलाएं घर में रहती थी और पुरुष जो है वो राज्य में जी काम नहीं मिलता था, दूसरे राज्य जाना पड़ता था। आज स्थिति ये हो गई है, पुरुषों को बड़ी संख्या में ऐसे पुरुष हैं जो उनको राज्य में ही काम मिल रहा है, रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। और अब आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या है महिलाओं की जो आत्मनिर्भर बनने के लिए, सबल बनने के लिए आगे बढ़ रही हैं। और ये सिर्फ इसको 10,000 रुपए के रूप में ना देखा जाए, इसे जी इस रूप में देखा जाए कि एक महिला के आगे बढ़ने से एक उसका पूरा परिवार आगे बढ़ रहा है, उसके साथ जुड़े हुए 5-6 जो परिवार के सदस्य हैं वो भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। महिला के आगे बिल्कुल। बढ़ने से उसके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी, बच्चे बेहतर पढ़ाई कर सकेंगे, क्योंकि जब घर में आमदनी होगा तो ही आप अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा के बारे में सोच पाएंगे, बेहतर उनको भोजन देंगे, तो जो कुपोषण की समस्या है वो दूर होगी। इसके अलावा जितने ओवरऑल डेवलपमेंट होते हैं वो सब बिहार में इन महिलाओं के माध्यम से एक वक्त ऐसा आएगा जब आप पूरा होता हुआ देखेंगे। जी बिल्कुल। मधुरेश, एक बात और कि आज जो वहां पर कैबिनेट की बैठक होने वाली है, किन किन बड़े फैसलों पर मुहर लग सकता है? इसलिए क्योंकि लगातार जो नीतीश कुमार की सरकार है, बिहार की सरकार है, वो पिछले दिनों भी बड़े बड़े फैसले ले चुकी है, कई बड़े योजनाओं की घोषणा कर चुकी है, उसको लागू कर चुकी है, लोगों को लाभ मिलना शुरू हो चुका है। और कौन कौन से ऐसे बड़े फैसले हैं? क्योंकि जब भी नीतीश कुमार की कैबिनेट, नीतीश कुमार की सरकार, बिहार सरकार जब वहां फैसला लेती है तो उधर दूसरे खेमे में हलचल मच जाती है कि हमने जो जो सोचा था, जो जो बोला था, वो तो सारा कुछ ये हमारा आइडिया ले रहे हैं और लागू कर रहे हैं। अब बिल्कुल देखिए, जो बैठक है वो अभी 4 बजे के आसपास से शुरू होनी है। बैठक शाम को 4 बजे बुलाई गई है। इसके बाद जो ब्रीफिंग है वो 5 बजे रखी गई है। जो अभी तक जानकारी मिली है उसके अनुसार पथ निर्माण विभाग, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग, भू एवं राजस्व विभाग और इसके अलावा अन्य कई विभाग के जो महत्वपूर्ण एजेंडे हैं उस पे आज मुहर लग सकती है। इसमें नगर विकास विभाग का भी एजेंडा शामिल है, जिसमें जो सड़कें वगैरह के डेवलपमेंट और सीवर डेवलपमेंट के लिए जो बातें छूट गई थी उसका जल्द ही हो सकता है कि समाधान होता हुआ हमें दिखे, क्योंकि आज उन एजेंडों पे मुहर लग सकती है। इसके अलावा समझा जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार और विपक्ष को सरप्राइज दे सकते हैं, जिसको सरप्राइज सर्जिकल स्ट्राइक ये जो कुछ पिछले समय से चल रहा है वो एक बार फिर से हो सकता है। नीतीश कुमार फिर से झटका दे सकते हैं और विपक्ष जो एक लंबे समय से विपक्ष में ही बैठा हुआ है, 2 दशक से वो विपक्ष में ही बैठा हुआ है और वो एक बार फिर से वो बेचैन होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव जो है वो काफी मतलब 4 से 5 दिनों में उसकी घोषणा हो सकती है। और इस लिहाज से भी आने वाला जो 4 से 5 दिन है बिहार के लिए वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो आज देर रात 10 बजे के आसपास बिहार पहुंच रहे हैं अपनी पूरी टीम के साथ। और कल पहली सुबह 9-10 बजे के आसपास से एक बैठक करेंगे, जिसमें जो बिहार की मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टीज है वो शामिल होंगी। उसके बाद जो सेकंड हाफ की जो मीटिंग है जो कि 2 बजे के लगभग से रखी गई है, तो उस सेकंड हाफ की जो मीटिंग होगी उसमें प्रशासनिक अधिकारी और इसके अलावा चुनाव कंडक्ट कराने से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो उसमें शामिल होंगे। जी मधुरेश, वैसे तो देखिए अभी तकनीकी तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि ये जो कैबिनेट बैठक है यही आखिरी बैठक है, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि जैसा आप बता रहे हैं कि चुनाव आयुक्त वहां पर पहुंचने वाले हैं, कभी भी चुनावों का ऐलान हो सकता है, कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है। तो मोटे तौर पर यह समझा जाए कि आज की जो ये अहम कैबिनेट बैठक है ये मौजूदा कार्यकाल की अंतिम कैबिनेट बैठक हो सकती है। हाँ बिल्कुल ऐसा आप कह सकते हैं, क्योंकि जैसा अभी समझा जा रहा है कि चुनाव आयुक्त जो है वो 2 दिनों तक बिहार में है, मतलब 4 और 5 तारीख तक वो बिहार में है। 6 तारीख को दिल्ली जब वो पहुंचेंगे तो उसके बाद 1 से 2 दिनों में कभी भी इस बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा की जा सकती है। और उनका ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सिर्फ इसीलिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव है वो कब कराए जाएंगे, वो इस मायने में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चुनाव आयुक्त यहाँ जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी उसका भी एक ओवरव्यू लेने वाले हैं। जैसा हमें सूत्रों से पता चला, एक ओवरव्यू लेने वाले हैं कि जो फाइनल लिस्ट आया है क्या उसमें कोई परेशानी तो नहीं है, उसमें कोई कंप्लेंट तो नहीं आ रहा, क्योंकि जो फाइनल लिस्ट आया था
वो आयोग की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, पॉलिटिकल पार्टीज को भी दी गई है, जो जिलाधिकारी हैं उनके कार्यालय में भी सौंपी गई है। तो अभी तक कोई उसमें कंप्लेन तो फिलहाल अभी हमारे संज्ञान में नहीं आई है, लेकिन चुनाव आयोग चूंकि आ रहे हैं तो वो उस पर भी एक ओवरव्यू लेंगे और इसके बाद जो चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया, चुनाव कंडक्ट कराने की पूरी प्रक्रिया है उसकी भी समीक्षा करेंगे कि हम चुनाव कराने के लिए कितने तैयार हैं, क्योंकि पूरे चुनाव की वेबकास्टिंग से लेकर के ईवीएम डिस्पैच तक का जो मसौदा है वो लगभग तैयार हो चुका है और अब जो है उसको फाइनलाइज करना बाकी। अगर अटकलों की बात करें, क्या अटकल लगाए जा रहे हैं कि छठ पूजा के तुरंत बाद पहले चरण का मतदान हो सकता है? क्या ऐसा लग रहा है? क्योंकि 22 नवंबर, शायद 22 नवंबर तक विधानसभा का गठन कर देना है, नए विधानसभा का। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। 22 नवंबर से पहले विधानसभा का गठन कर देना है और ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि छठ के बाद पहले चरण का मतदान कराया जा सकता है। और इसके पीछे एक लॉजिक ये भी दिया जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो प्रवासी लोग हैं जो दूसरे राज्यों में बिहार के रहते हैं वो छठ पर बिहार लौटेंगे और ऐसे में समझा जा रहा है कि वो इस जो लोकतंत्र, एक बार छठ के महापर्व में शामिल होकर के लोकतंत्र के महापर्व में भी शामिल हो सके, इसलिए उस ड्यूरेशन को छठ के आसपास रखने की कोशिश की जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो बिहार के प्रवासी लोग हैं वो भी इस लोकतंत्र की प्रक्रिया में शामिल हो सके। इसके अलावा एक चीज और कही जा रही है कि आमतौर पे अगर हम पिछले बिहार के विधानसभा चुनाव को देखें तो ज्यादातर जो चुनाव है वो 4 से 5 चरणों में कंडक्ट कराई गई थी, लेकिन एक अटकल इस बार ये भी लगाई जा रही है कि इस बार का जो चुनाव है वो 2 से 3 चरण में ही कंडक्ट कराने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जरा वक्त कम बचता है चुनाव आयोग के पास में और एक चुनाव से दूसरे चुनाव के बीच में कम से कम 3 से 4 दिन का गैप देने से ये होता है कि चुनाव आयोग को भी जो मतदान कंडक्ट कराने में थोड़ी आसानी होती है और जो पोलिंग पार्टीज होती है उसको मोबिलाइज कराने में भी थोड़ी जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ी सी स्मूथ होती है। तो इसलिए समझा जा रहा है कि 2 से 3 चरण में इस बार मतदान कराया जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा मधुरेश, जैसे देखिए सरकार के खेमे में तो ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं, लागू किए जा रहे हैं, एनडीए की तरफ से तमाम गतिविधियां चल रही हैं, विपक्ष की तरफ से हमने देखा कि बीच में काफी, चाहे वो वोटर अधिकार यात्रा, बिहार अधिकार यात्रा, ये तमाम चीजें चली। इन दिनों विपक्ष क्या कर रहा है? क्या विपक्ष की तरफ में भी हलचल है या फिर नीतीश कुमार जिस तरह फैसले ले रहे हैं बस उसी पर प्रतिक्रिया और उसी पर हलचल है? देखिए, विपक्ष जब एक बार थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलेंगे जल्दी से कि जून में जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था एसआईआर को लेकर के कि वोट लोगों के काटे जा रहे हैं, आपको अधिकार से वंचित किया जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति यह है कि विपक्ष को यह साफ दिख रहा है कि इस मुद्दे पर उसे माइलेज नहीं मिल रहा है, तो निश्चित रूप से विपक्ष जो है वो फिर से पुराने जो उसके एजेंडे थे, विकास का, पढ़ाई का, स्वास्थ्य का वगैरह, उसके अलावा जो कुछ भी थे, तो वो उस पर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है और विपक्ष एक बार फिर से उन्हीं मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाने की कोशिश कर रहा है। एक बार राहुल गांधी यात्रा निकाल करके गए, फिर तेजस्वी अपनी अलग से यात्रा निकाल रहे थे, उसमें भी वो लगातार इन्हीं सब एजेंडे को लेकर के चल रहे हैं। इस बार प्रशांत किशोर भी बहुत मुस्तैदी के साथ में फील्ड में लगे हुए हैं और बड़े दावे भी कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर भी जो लगातार यात्राएं कर रहे हैं वो रिवर्स माइग्रेशन को मुद्दा बना रहे हैं, इसके साथ बिहार में जो विकास है उसको मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप जो वर्तमान सरकार है, एनडीए की सरकार है, उसके काम को अगर आप देखेंगे तो उसके सामने जो मुद्दे हैं वो जरा विपक्ष के छोटे आपको दिखेंगे, क्योंकि जो नीतीश सरकार ने पिछले जो 2 दशक है उसमें विकास में बड़ा काम किया है। स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हुई है, बिहार में 2 एम्स खुल चुके हैं, इसके अलावा पीएमसीएच का बड़े स्तर पर निर्माण हो रहा है जो देश का सबसे बड़ा अस्पताल होगा। इसके अलावा अगर रोजगार के मुद्दे पे बात, जाहिर सी बात है कि विकास, रोजगार, ये तमाम मुद्दे होंगे, लेकिन इन मुद्दों के बीच कुछ और भी मुद्दे जो हैं वो लाने की कोशिश तो होती रहेगी। देखना होगा कि बिहार की जनता किन मुद्दों को ऊपर रखती है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल मधुरेश जुड़ने के लिए और विस्तार से विश्लेषण करने के लिए। अभी वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आज करेंगे खास चर्चा कि राहुल गांधी एक बार फिर से विदेश में है और विदेश में है तो एक बार फिर से विवादित बयान दिया है तो बीजेपी हमलावर है। इसी की पड़ताल करेंगे, इसी पर बात करेंगे खास मेहमानों के साथ। खास चर्चा, अभी वक्त है ब्रेक का। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद।
हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि अब हम खास चर्चा करने वाले हैं खास मेहमानों के साथ, और वो चर्चा होगी कि राहुल गांधी के एक बार फिर से बोल बिगड़ गए हैं विदेशों की धरती पर, क्योंकि कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। कोलंबिया में, इन दिनों दरअसल साउथ अमेरिका की यात्रा पर हैं, तो कोलंबिया में राहुल गांधी ने भारतीय लोकतंत्र पर फिर से आपत्तिजनक बात कह दी, और राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर भी एक बार फिर से तगड़ा हमला बोल दिया। तो बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि ऐसा लग रहा है कि राहुल तो लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा हैं, क्योंकि देश के विकास, बीजेपी, पीएम मोदी, आरएसएस को सबसे ज्यादा आजादी से गाली भी तो राहुल गांधी ही देते हैं। लेकिन फिर भी राहुल गांधी कहते हैं कि भारत में तो बोलने की आजादी है ही नहीं और लोकतंत्र नहीं है। तो राहुल गांधी को अपने विदेश दौरों में हमेशा भारत के लोकतंत्र को नीचा ही दिखाना होता है। यह बीजेपी हमला बोल रही है। राहुल गांधी विदेश में भारत का अपमान करेंगे तो देश में जितनी सीटें मिली हैं वो भी नहीं मिल पाएंगी, बीजेपी कह रही है। और इन सब के बीच साल 2008 में जो मुंबई हमला हुआ था, उस पर पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम के बयान ने बवाल मचा दिया है। कांग्रेस के अंदर घमासान मच गई है, क्योंकि पी चिदम्बरम पर अब कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने खुला हमला बोल दिया और कहा कि चिदम्बरम तो बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उसमें चिदम्बरम ने कहा था कि अमेरिका के दबाव में उस समय सेना को कार्रवाई की छूट नहीं दी गई थी। तो यह विवाद चल रहा है, और बात सिर्फ दिल्ली की नहीं, कर्नाटक कांग्रेस में भी मुख्यमंत्री के पद को लेकर घमासान मचा हुआ है। आप जानते हैं वहां पर सिद्धारमैया बनाम डीके शिव कुमार। तो कांग्रेस के एक नेता ने इस पर बयान दिया, तो कांग्रेस ने अपने उसी नेता को नोटिस थमा दिया कि आपने ऐसा बयान दिया कैसे। तो बहुत कुछ चल रहा है कांग्रेस के अंदर, लेकिन इस बीच कांग्रेस के नेता और देश के लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से विदेश की धरती से केंद्र पर निशाना साधा और कहा कि भारत में तो लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं। I'm very optimistic about India, but at the same time, there are also fault lines within the Indian structure. There are risks that India has to overcome. Which are those risks that you see? The single biggest risk is the attack on democracy that is taking place in India. Because India has multiple religions, multiple traditions, multiple languages, and India actually is a conversation between all its people. And different traditions, different religions, different ideas require space. And that the best method for creating that space is the democratic system. And currently there is a wholesale attack on the democratic system in India. So that's a risk. तो एक बार फिर से विदेश की धरती है, एक ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम में राहुल गांधी बैठे हैं, एक बार फिर से वैसा ही बयान दे रहे हैं। तो भाजपा के नेता रविशंकर प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, ने राहुल गांधी के कोलंबिया में दिए गए इन बयानों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र और आजादी पर निराधार आरोप लगाए हैं और उन्हें देश के खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। लोगों को बात करने की आजादी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सबसे अधिक आजादी से देश के विकास को, भाजपा को और प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देते हैं तो राहुल गांधी है। तो आपको देश के खिलाफ कुछ भी बोलने का अधिकार है। मोदी जी के ऊपर तो आप झूठे आरोपों की झड़ी लगाते हैं पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके। तो लोकतंत्र में तो आपको एक प्रकार से गाली देने का अधिकार दे रखा है हिंदुस्तान में।
और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भारत की छवि को विदेशी मंचों पर खराब करने का आरोप लगाया। साल से एक ही परिवार के आधिपत्य के बाद भी उस संगठन के पतन और सत्ता छूटने की बदहवासी में उनके खानदान के बरखुरदार के द्वारा, जो कि आज भारत विरोधी शक्तियों के फर्माबरदार बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं, अपनी उसी आदत के अनुरूप विदेश की धरती से एक और ऐसा बयान दिया है जिसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। ये दो अंतर देश की जनता के सामने स्पष्ट हैं कि कौन भारत के हित में और कौन भारत विरोधी शक्तियों का जाने में चाहे अनजाने में एक टूल बनता चला जा रहा है। तो बीजेपी चौतरफा हमला बोल रही है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी को लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बताया। राहुल गांधी के लिए LOP का मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, बल्कि लीडर ऑफ अपोजिंग भारत बन चुका है, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बन चुका है। और जब भी खुलता है भारत में राहुल के प्रोपेगेंडा का धागा, तब शुरू हो जाता है विदेशी धरती पर राहुल का एंटी इंडिया रागा। और इस मामले में बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने भी हमला बोला। उन्होंने कहा, ये सब जानते हैं कि राहुल गांधी देश को हर जगह बदनाम करते हैं और देश की निंदा करते हैं। देखिए, ही इज़ अ डिसग्रेस। ये जानते हैं सब कि वो देश को हर जगह बदनाम करने का, देश की निंदा करने के लिए, देश की आलोचना, मैं ये सरकार की नहीं कह रही, देश की निंदा। अगर वो कह रहे हैं कि लोग यहाँ पे झगड़ालू हैं, लोग यहाँ पे जो हैं वो ईमानदार नहीं हैं, जो भारत के लोग हैं वो उनको पता नहीं है अपने हमारे लिए क्या अच्छा, वो वोट जो देते हैं उनका दिमाग काम नहीं करता, तो इसलिए जो है किसी और को आके यहाँ पे डेमोक्रेसी बचानी चाहिए, ये सब बातों से वो ये दिखाते हैं कि भारत के लोग जो हैं वो बुद्धिहीन है, वो यही कहना चाहते हैं ना। तो खैर, दैट्स व्हाई आई कॉल हिम अ डिसग्रेस। वो जो है देश को शर्मिंदा करते हैं हमेशा, और देश भी उनसे शर्मिंदा है। तो राहुल गांधी जी ने एक बार फिर से बिगड़े बोल दिए, अपने बयान दिए, और बीजेपी पिल पड़ी है राहुल गांधी के ऊपर। इसी पर आज खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं SN सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत। संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत संदीप जी। और साथ में अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत सर। मैं आप ही से जरा चर्चा को विस्तार देता हूं। एक बार फिर से लगता है जैसे ना मतलब पहिया घूमता रहा हो। वही लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी, वही विदेश की धरती, वही एक बंद सा ऑडिटोरियम बढ़िया सा, उसमें बैठे हुए कुछ लोग, फिर वही सारे बयान, भारत में लोकतंत्र नहीं है, भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते हैं, ये सब कुछ मतलब ये जो चल रहा है अवधेश सर, क्या लग रहा है? मुझे लगता है कि अगर ये बयान भी देना हो, यहीं पर किसी यूनिवर्सिटी में दे दें, यहीं पर किसी ऑडिटोरियम में दे दें, अगर चर्चा ही इस पर करनी हो तो ये बार बार विदेश की धरती में जा करके ये सब करने की क्या जरूरत पड़ रही है अवधेश? भारत की कौन महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी राहुल जी को इनवाइट करती है, जरा मुझे बताइए। वो तो JNU में जाकर के नारा भी लगाए, लेकिन मुझे नहीं याद है JNU ने या दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, दिल्ली के ही जो कई यूनिवर्सिटियां हैं, कभी राहुल गांधी जी को बुलाए और भाषण कराए। मैंने तो नहीं सुना है, आध जगह गए हो तो अलग बात है, मेरे ध्यान में इधर नहीं है। तो विदेश में उनके जो विदेशी ओवरसीज कांग्रेस ऑफ इंडिया के जो उनके नेता हैं, अध्यक्ष हैं, और इनके गुरु भी शायद हैं, वो जो सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा जी, जो उड़ीसा के हैं, लेकिन उन्होंने अपने को सत्यनारायण गंगाराम, उनको पसंद नहीं आता है तो सैम लिख लिया। तो सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा जी उनके लिए जगह जगह आयोजित करते रहे। अभी तो शुरुआत हुई है सर। दक्षिण अमेरिका में आपके की सरकार आपके देश की प्रतिष्ठा दिलाने के लिए काम कर रही है, व्यापार में जाने के लिए, क्योंकि अमेरिका से वहां तनाव है अलग अलग प्रकार से। अभी इसके बाद वो ब्राजील जाने वाले हैं, पेरू जाने वाले हैं, चिली जाने वाले हैं। अभी सुनते रहिए वो क्या क्या बोलते हैं। भारत में लोकतंत्र नहीं है तो वहां कोई स्टूडेंट पूछा क्यों नहीं, आप 3 लोग परिवार में जो है वयस्क हैं और तीनों सांसद कैसे हैं अगर लोकतंत्र नहीं है तो? और लगातार सांसद हैं।
ये भी नहीं जब से सरकार आई है। अगर लोकतंत्र नहीं है तो आप इतना विरोध में यात्रा निकालते रहते हैं, बोलते रहते हैं, कैसे संभव हो रहा है ये? अगर आरएसएस सभी संस्थाओं पर, तो आरएसएस इतनी बड़ा संगठन है, दिन रात उसके खिलाफ आप बोलते रहते हैं, ये कैसे संभव हो रहा है? तो राहुल गांधी जो बोलते हैं, अगर वो उनकी नीति है कि भारत में भी ऐसा ही एक माहौल बनाओ, लोगों को उत्तेजित करो, सब भारत से निकल के फिर विदेश में माहौल बनाओ, फिर विदेश से निकलो तो भारत में माहौल बनाओ, ताकि किसी ढंग से दुनिया का कुछ टूलकिट बन जाए और हमारे देश में कुछ बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका हो जाए। इसके लिए वो करते रहते हैं। आप सोचिए ना, देश के लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं, लोकसभा में उनको विपक्ष का नेता बनाया गया है। एक आदमी जाकर कह रहा है कि हम कि इस समय जो सरकार है कायरों की सरकार है। विदेश मंत्री ने कहा कि चीन से हम नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि चीन जो है हमसे मजबूत है। कब विदेश मंत्री ने कहा है? क्योंकि आरएसएस बीजेपी की विचारधारा, कायरों की विचारधारा, अभी तक तो वो एस जयशंकर आपके काल में विदेश सचिव है, ठीक है, आपके उस समय आपको दिखाई नहीं दे, उनके पिताजी आपके साथ थे, पूरा खानदान आपके राज्य में सेवा किया है। ठीक है, तो मैं लौटता हूं आपके पास सर। राहुल गांधी जी जो कुछ कह रहे हैं केवल वो आलोचना का विषय नहीं है। मेरा तो कहना है कि या तो इस पर चर्चा नहीं हो, या फिर राहुल गांधी उतरते हैं तो भले कोई पत्रकार गाली सुने, कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता से पिटाए, क्योंकि पूछेंगे तो आप पीटे जाएंगे। लोकतंत्र तो वही है। तो जो जिस ढंग से पत्रकारों को कांग्रेस के कार्यालय में वो बोलते हैं, रास्ता में तुम्हारा नाम बताओ, और वो बोल दिया कि मिश्रा की त्रिपाठी हूं, तो पिटाने लगता है कार्यकर्ताओं से। तो अब तो लोगों को खड़ा होकर उनसे सीधा सीधा पूछना पड़ेगा कि आप इस देश के विपक्ष के नेता हैं, आप क्या चाहते हैं इस देश में? उनको लगता है लोकतंत्र सिर्फ अपने लिए चाहिए। ठीक है, ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। संदीप जी, दो पहलू हैं। एक तो देखिए, जो कुछ भी बोलना हो, बोलते तो सब कुछ है ही, सारा कुछ बोलते हैं, इतनी आज़ादी है, इतना लोकतंत्र है कि सब कुछ बोलते हैं। तो पहला सवाल ये कि भाई जब बोलना ही है तो यहीं पर बोल लीजिए ना, कहीं पर। यहाँ ऑडिटोरियम बहुत सारा मिल जाता है, क्यों नहीं मिलेगा ऑडिटोरियम? ठीक है, अब देश जी वैसे कह रहे हैं कि कोई यूनिवर्सिटी वाला उनको बुलाता नहीं, लेकिन चलिए ऑडिटोरियम तो यहाँ भी मिल जाएंगे, इतनी सी पब्लिसिटी तो यहाँ भी मिल जाएगी। और दूसरी बात ये कि अगर विदेशों में यही इसी तरह से बोलने का कार्यक्रम है तो फिर तो हम ये मान सकते हैं कल को कहीं निकारागुआ, होंडुरास में भी इस तरह का प्रोग्राम कीजिएगा, अब वहां फिर इसी चीज को जारी रखिएगा जो पिछले कई सालों से कहें अब लगातार दिखाई पड़ रहा है। क्या इन सब के पीछे मकसद क्या है? संदीप जी बताइए। लाल जी, पहली बात तो जो सवाल खड़े किए गए हैं मैं उसका जवाब दूंगा, उसके बाद मकसद भी बताऊंगा। जरूर। पहली चीज तो सर, अब मोदी जी को नहीं बुलाया जाता बाहर के यूनिवर्सिटियों में, तो ये भाई अब चौथी पास वाले को तो नहीं बुलाया जाएगा। अब वो बोलेंगे भी क्या? अब जब देश में प्रेस को नहीं संबोधित कर पाते, कितने पत्रकारों की एड़ियां घिस जाती है, दलाली करते हुए जीवन बीत गया, दाढ़ी सफेद हो गई, बेचारे इंटरव्यू नहीं ले पाते हैं। अक्षय कुमार आकर इंटरव्यू लेके चला जाता है, सर दाढ़ी पक गई, इंटरव्यू नहीं ले पा रहे। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? मतलब 11 साल से एक बकैती बाग प्रधानमंत्री है, लेकिन पत्रकारों से सामना करने में इतना डरता है, इतना बड़ा डरपोक है कि वो हिम्मत नहीं करता कि पत्रकारों का सामना कर ले। और ये कहा जाए कि कायर सरकार है तो गलत है। भैया कैसे? अब आती है बात कि विदेश में ऐसा उन्होंने क्या कहा? विदेश में उन्होंने सरकारों को कहा, आज की मौजूदा सरकार को कहा, देश को नहीं कहा। मोदी मतलब आपके लिए देश हो सकता है, मोदी जी तो किसी के लिए अपने उनके बप्पा भी हैं, किसी के लिए उनके लिए भगवान भी हैं। वो आपके लिए देश हो सकते हैं, आपके लिए बाप हो सकते हैं, आपके लिए भगवान हो सकते हैं। हमारे लिए वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री होने के नाते उनको जवाब दे होना पड़ेगा, और नीतियों पे सवाल खड़े होंगे तो ये जवाब देना यहाँ तक बिल्कुल सही है। उनके चिंटुओं की। अब आते हैं सर, अब आप सही है तो कौन सा सुना? इतना तो सही है कि आप प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल, लोकतंत्र है तभी तो पूछ सकते हैं। लालचंद जी, किस देश का नेता भारत में आकर के अपने देश के बारे में ऐसा बोलता है? भारत में भी तो बहुत ये सोचने वाली बात है संदीप जी। बहुत सारे लोग यहाँ डेलीगेट्स आते हैं, बहुत सारे आ रहा हूँ एसएम सिंह जी, आ रहा हूँ। बहुत सारे नेता भारत की यात्रा पर भी आते हैं। कौन कौन कहता है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, अमेरिका और यूरोप वाले इसमें हस्तक्षेप करें? किस प्रकार की भाषा में बात कर रहे हैं? मैं तो राहुल गांधी जी कह रहा हूँ, ये प्रधानमंत्री को देश का है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अवधेश सर संदीप जी का जवाब ले लेते हैं। अवधेश सर संदीप जी का जवाब लेते हैं, संदीप जी का। ठीक है, ठीक है, संदीप जी आप बोलिए। ठीक है, संदीप जी बोलिए। ठीक है संदीप जी। अवधेश सर रुक जाइएगा, अवधेश सर रुकिएगा।
संदीप जी को बोले दीजिए। बोलिए बोलिए संदीप जी, अपनी बात रखिए, अपनी बात राहुल गांधी का तो चल जाएगा, इनकी क्या औकात है भाई, ये कौन आदमी है? राहुल गांधी की भाषा तो चल जाएगी, इनकी कैसे चलेगी इस प्रकार की भाषा? चलिए औकात वगैरह पर मत आइए, औकात वगैरह पर नहीं आइए, अपनी अपनी बात रखिए, अपनी अपनी बात रखिए। संदीप जी बात रखिए। संदीप जी ऐसे पर्सनल नहीं, पर्सनल व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत मुद्दे पर बोलिए, मुद्दे पर बोलिए। अच्छा आप दोनों रुक जाइए, फिर मैं एसएन सिंह जी के पास जाता हूँ। एसएन सिंह जी के पास, एसएन सिंह जी के पास, एसएन सिंह जी मैं आ रहा हूँ। संदीप जी आ रहा हूँ, संदीप जी आ रहा हूँ आपके पास। एक मिनट, आप दोनों जरा शांत रहिएगा, दोनों जरा शांत रहिए, दोनों अपील है, हार्दिक अनुरोध। सर अवधेश सर ठीक है अवधेश सर जरा डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। अवधेश सर रुकिएगा। मैं एसएन सिंह जी की प्रतिक्रिया लेके आता हूँ। एसएन सिंह जी की प्रतिक्रिया लेकर आ रहा हूं। एसएन सिंह जी बताइए, इन्होंने कहा कि अब मोदी जी को विदेश वाले नहीं बुलाते हैं, राहुल जी को बुलाते हैं, इसलिए जाते हैं और वहां पर इस तरह के बयान दे देते हैं, क्या दिक्कत है बताइए? नहीं लालचंद जी, देखिए बीज ही फल का मूल होता है। अगर आपका बीज जहां का होगा फल तो वही होगा ना। आलू बोएंगे तो सोना थोड़े ना होगा, आलू बोएंगे तो आलू होगा। अंग्रेज ने जो बीज डाली, ह्यूम ने जो बीज डाला, वो भारत पे कैसे विश्वास करेगा? भारत के लोकतंत्र पे कैसे विश्वास करेगा? बेशक उसके दादा नाना परदादा नानी पिताजी माताजी स्वयं बहन सब भारत के लोकतंत्र से विजयी होते हों, लेकिन वो तो विदेश को मानेगा ना, भारत को नहीं मानेगा। और लोकतंत्र की हत्या किसने की जनाब? लोकतंत्र की हत्या आपकी पार्टी ने किया। भाई जनता के लिए लोकतंत्र होता है, लेकिन परिवार के लिए वाला लोकतंत्र तो वो विदेश में ही होता होगा, जो राहुल गांधी जी के परिवार में होता है। आपने लोकतंत्र का साहब गला घोट दिया। सबसे पहले आप देश की आजादी का अधिकार ही छीन लिए, देश में इमरजेंसी लगा दिए, जो कुछ बेगुनाह था उनको भी जेलों में डालने का कार्य किए, चुनी हुई सरकारों को गिराने का कार्य किए। आज इतना सुंदर लोकतंत्र है कि वहां देश का विपक्ष का नेता जाके गाली दे रहा है, यहाँ चुने हुए देश के प्रधानमंत्री को बैठकर कांग्रेस का प्रवक्ता गाली दे रहा है जी। अब मुझे लगता है कि मैं कुछ कहूंगा तो कांग्रेस के प्रवक्ता बुरा लग जाएगा। ये आप लोग किस आधार पर कह रहे हैं कि जितनी सीटें मिली हैं वो भी नहीं मिलेंगी, वो भी कम हो जाएंगी? नहीं, इसलिए कम हो जाएगी ना लालचंद जी की गधे की सींग नहीं होती है, लेकिन जान जाते हैं लोग कि कौन गधा है कौन घोड़ा है, सब जानकारी हो जाती है। जब भाषा से आप अपरिपक्वता बताएंगे, जो चीज नहीं होगा उसको आप कहने को जाएंगे तो लोग जान जाएंगे ना कि ये बुद्धिहीन व्यक्ति है, इसके पास कोई नॉलेज नहीं है, ये भारत की संस्कृति को नहीं जानता है, भारत की जानकारी को नहीं जानता है। और एक चीज हमारे कांग्रेस मित्र को जरूर पता चाहिए, क्योंकि हम लोग न्योता तुरंत वापस करते हैं ना। इनको बताना कि प्राइमरी स्कूल के किसी प्राइमरी स्कूल में भी अगर राहुल गांधी जी को कोई प्राइमरी स्कूल वाला भी बुलाया हो तो आप बता दीजिए। ठीक है, और उपहास करते हैं लोग। ठीक है, संदीप जी का जवाब मैं लेता हूँ। संदीप जी का जवाब ले। देश की जनता ने इसलिए रखा हाथ और उपहास वाले पार्टी के नेता के पार्टी के प्रवक्ता का जुबानी ये बताती है कि आने वाले समय में कांग्रेस को और भी देश के लोग सबक सिखाने। ठीक है, संदीप जी का जवाब। संदीप जी, क्या देश में इस तरह का प्रोग्राम इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ काउंटर क्वेश्चन होगा और वहां बिल्कुल एक तरफा बोलने के लिए मंच मिलता है कि चलो कार्यक्रम आयोजित हुआ ऑडिटोरियम में बोल दिए, इसलिए भी क्या बताइए सर? नहीं सर, हमारे यहाँ सर कल्चर, आप चाहे मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे, लगातार जिनको मनमोहन सिंह ही लोग कहते थे, वो लगातार आप सबका सम्मान करते हुए आप सबके सवालों का जवाब देना जानते थे। और आज भी राहुल जी मनमोहन सिंह जी के हाथ से तो लेके कागज फाड़ने का कार्य कर रहे हैं अपने नेताओं को। अब संदीप जी को बोलने दीजिए, इन्होंने संदीप जी ने आपको सुना। एसएन सिंह जी संदीप जी ने आपको पूरा सुना, आप इनको भी सुनिए। हाँ बोलिए संदीप जी को बोलिए, संदीप जी को बोले लीजिए, बाद में काउंटर कर लीजिएगा। संदीप जी को बोलिए, विपक्ष को जनता तमाचा लगा रही है। बोलिए संदीप जी बोलिए। जो चुने हुए प्रधानमंत्री एसएन सिंह जी रुक जाइएगा। एसएन सिंह जी बाद में काउंटर कर लीजिएगा। एसएन सिंह जी बाद में काउंटर कर लीजिएगा। अभी संदीप जी को बोलने दीजिए। संदीप जी बोलिए। आपको जनता नहीं बोलने दे रही है, जनता नहीं बोलने दे रही है। जनता क्यों बोलने दे रही है? दो व्यक्ति जीता ही नहीं था,
खर्च किया 13 वोटों से चुनाव हो गया, इसलिए राहुल जी को जोड़ना पड़ता है। ये गुंडे आप हैं, बोलने ही बताइए, देंगे। आप बताइए कैसे हो गया? गुंडे बोलने ही उस देंगे। समय भी ये गुंडे हैं। प्रणब मुखर्जी एसएन सिंह जी, को एसएन सिंह जी आपके रुक जाइए, संदीप जी की आवाज आने दी, संदीप जी को बोलने दी। गुंडे हैं सर, गुंडे गुंडे। अब छोड़िए पर्सनल नहीं, मुद्दे पर हम लोगों ने थोड़ी सी गुंडई कम कर दी है, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर बोलिए, मुद्दे पर। गुंडई और कम कर दे, गुंडई कम कर देगी तो बता रहे सर। अभी बात गधे की बात आई सर, तो सावन, एक बात, दो कहावतें मैं सिर्फ कहूंगा। सावन के अंधे को हर जगह, समझ रहे हैं, हरा ही है। ठीक है, ठीक है। दूसरा सर मोदी जी, गधे के बारे में भी सर हमारे यशन भाई बहुत अभद्र टिप्पणी की है। अब मोदी जी इनको बोल रहे कि मोदी जी जान किया, आप कह रहे अरे आपके मालिक के मालिक है, मलिकवा के मालिक, मलिकवा के मालिक को आप ऐसे बोलिएगा, मलिकवा के मालिक है। और मुद्दे से भटक रहे हैं आप लोग, मुद्दे से, आज के मुद्दे से आप लोग भटक रहे हैं। पटरी पर आइए, मुद्दे पर आइए, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या पटरी पर आइए। आज के मुद्दे पर बात करते हैं, आज के मुद्दे पर बात करते हैं। मैं आप दोनों के पास लौटूंगा, अवधेश जी के पास। शांति से सुना सर, आप शांति से सुना। पहले सर वो नहीं बोलने दिया, अब ये नहीं बोलने। अच्छा, मैं मौका दूंगा, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, पूरा मौका दूंगा। अभी अवधेश जी को लाने दीजिए, अवधेश जी को। आप लोग थोड़ी शांति रखिए, थोड़ी शांति रखिए। अवधेश जी सर वो बोलेंगे तो आप वहां चले जाएंगे, वो बोलेंगे नहीं, ठीक है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ ना। आपको मैं आपकी सारी बात, पूरी बात लूंगा। अवधेश जी की टिप्पणी लेकर लोकतंत्र है। अच्छा ठीक है, संदीप जी पहले आप ही पूरी कीजिए। संदीप जी को सब लोग पहले सुन लीजिए, उसके बाद काउंटर कीजिएगा। संदीप जी बाद में काउंटर कीजिएगा, संदीप जी को सुनिए। देखिए सर, अब देखिए सर, देखिए अब बोलिए ना सर, बोलिए। एसएन सिंह जी सुन रहे हैं। मोदी जी सर 14 में गए, विदेश सर गए, और उन्होंने कहा कि पहले भारत घोटालों और नीतिगत बहुमत के लिए जाना जाता था, आप तो मोदी जी को तेजी से बढ़ रहा है। मतलब जब मोदी जी कह रहे थे कि अभी मैं कुछ कह दूंगा कि मोदी जी, देखिए ठाकुर साहब करिए, बाबू साहब लोकतंत्र है कि नहीं, हमने पहल दिया, पहुंच गई बात सही, दर्द हो रहा है, खत्म कर दिया। कभी अब रुक जाइए, फिर आप रुक जाइए, ठाकुर साहब मत फैलो, रुक जाइए। अब इस तरह से पर्सनल नहीं, मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर, आज के मुद्दे पर रहिए। मुझे अवधेश जी के पास अब जाना है, अब अवधेश जी के पास जाना है। आप दोनों तब तक शांत होइए, अवधेश जी के पास जाना है। अवधेश जी बताइए, एक मिनट रुक जाइए। संदीप जी अभद्रता नहीं, अभद्रता नहीं, रुक जाइए, अभद्रता नहीं। अवधेश सर जरा ये बताइए, आप लोग रुक जाइए। संदीप जी, एसएन सिंह जी रुकिए, 2 मिनट रुक जाइए। मैं आ रहा हूं। अवधेश जी को बीच में लाना है, बहुत देर से वो नहीं आए। अवधेश सर, ये जो मुद्दा है, बीजेपी जिस तरह से हमलावर हो रही है, राहुल गांधी वहां जाकर के बार-बार इस तरह, एक मिनट रुक जाइए। क्या हासिल क्या होगा अवधेश सर? हासिल यहां जैसे बिहार में चुनाव है तो पटना यूनिवर्सिटी में या पटना के किसी ऑडिटोरियम में कार्यक्रम करने से कुछ हासिल होगा या कोलंबिया में करने से हासिल होगा? अवधेश सर बताइए। ये तो उनके रणनीतिकार जानेंगे ना। राहुल गांधी को कुछ हासिल हो, नरेंद्र मोदी जी को कुछ हासिल हो या नहीं हो, हमको तो अपने देश की चिंता है ना, कि हमारे देश के लोकतंत्र की दुनिया में प्रशंसा होती है। हमारे देश का चुनाव आयोग दुनिया के अनेक देशों में जाके वहां के चुनाव आयोग को बताता है कि चुनाव कैसे किया जाए जी। हमारे देश का ईवीएम दूसरे देशों में चुनाव कराने जाता है जी। तो हमारी चिंता देखिए, राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं ना, वो उसका कोई उत्तर नहीं है। वो देश विरोधी शब्द के अलावा इसका कोई उत्तर नहीं है, नासमझी के अलावा इसका कोई उत्तर नहीं है। वो अपने पैर पर भी कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि देखिए, आप कह रहे थे मुद्दे पर, सबसे बड़ा मुद्दा तो आजकल विमर्श की भाषा और व्यवहार है कि हम एक से एक तीखी आलोचना हम लोग करते हैं और एक दूसरे को सुनते हैं और हमेशा इसकी गुंजाइश है। भोजन भी करते रहे, नहीं भोजन भी करते रहे हैं, लड़ते भी रहे हैं जीवन में। ठीक है। ये जो इस समय कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने और बाकी 2-3 पार्टियों के जिस जंग की स्थिति बना दी गई है, आप कोई भी कर ही नहीं सकते हैं।
तो ये जो स्थिति है सबसे बड़ा मुद्दा। अब राहुल गांधी जी इसको बढ़ावा देते हैं। अब इस समय जो कुछ उन्होंने बोला है वहां, उसके बाद तो इस देश में अगर इस समय मान लीजिए आरएसएस को कायर कह रहे हैं जी, अब आरएसएस के हजारों कार्यकर्ता है, इतनी जगह वो बोलते हैं, कभी एक अटैक नहीं हुआ। मान लीजिए 10-20 स्वयंसेवकों को गुस्सा आ गया कि 5 साल से हमको गाली दे रहे हो, फलाना, कल कुछ हो जाए तो कौन अच्छा ठीक है, सबको नियंत्रण में रहने की जरूरत है। लोकतंत्र में रास्ता है ना, लोकतांत्रिक रास्ता है जवाब देने का लोकतांत्रिक रास्ता है। मैं आ रहा हूं संदीप जी आप एक चीज पर जवाब, संदीप जी आप जरा मुझे एक चीज पर जवाब दीजिएगा। राहुल गांधी जी वहां कह रहे हैं कि हमारे विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हम चीन से नहीं लड़ सकते, इधर चिदम्बरम जी बयान दे रहे हैं कि अमेरिका के दबाव में 2008 में सेना को कार्रवाई नहीं करने दिया। ये तो बिल्कुल एकदम दोनों दो दिशा की बात हो गई ना। आ रहा हूं एसएन सिंह जी, पहले एसएन सिंह जी मैं आपके पास आऊंगा, प्लीज एसएन सिंह जी प्लीज, मैं आ रहा हूं एसएन सिंह जी एक लाइन पूछ लीजिएगा बात से। एसएन सिंह जी एक लाइन संदीप जी को बोलने दीजिए, फिर आप ही के पास आ रहा हूं। तो मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, अच्छा पूछिए जोड़िए। संदीप जी एक चीज बताइएगा, अगर भारत में लोकतंत्र है तो ये जरूर बता के आ जाइएगा कि आदरणीय राहुल गांधी जी किस जाति है और आदरणीय राहुल गांधी किस धर्म के। लोकतंत्र में हमारा पूछने का अधिकार है कि नहीं, और लोकतंत्र में आप बताने का अधिकार है। अब ठीक है, आप संदीप जी का जवाब सुनिए, बोलिए संदीप जी, दीजिए जवाब। जी अवधेश जी, अभी आपने कहा कि लोकतंत्र की हमारे विश्व में बड़ाई होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने ऐसा लोकतंत्र बनाया था जहां पर विपक्ष को सुना जाता था और विपक्ष का अगर नेता दमदार है तो उसको प्रतिनिधित्व करने के लिए विदेश भी भेजा जाता था। आज जिस तरीके से विपक्ष को देशद्रोही बताया जाता है, ये कभी नहीं हुआ सर, आज होता है। आज पत्रकार पहले सवाल सत्ता पक्ष से पूछते थे विदेश गए थे, अभी छाती पर चढ़ गया सिंदूर के बाद इस लोकतंत्र की बड़ाई होगी सर, इस लोकतंत्र की बड़ाई होगी। इसमें संदीप जी फैक्चुअल बात कीजिए। प्रधानमंत्री तक के लिए ना जाने कितनी गालियां, कितने अपशब्द लिखे मिलते हैं, आज भी और ज्यादा बढ़ गए हैं, और बाकियों की तो खैर क्या ही बात करें। हाँ सर देखिए, अभी सवाल उन्होंने पूछा उसका भी जवाब नहीं चाहिए। कितना इम्पेशेंस हो गया है सत्ता पक्ष, मतलब इतनी अधीरता कभी नहीं। सत्ता कहते हैं गंभीर होती है, मतलब कहते हैं कि पेड़ फल जाता है तो सूख जाता है, यहाँ पर तो छाती में गोली मार देते हैं। विदेश की धरती पर चले जाते हैं क्या? इसीलिए विदेश की धरती पर चले जाते हैं बोलने के लिए क्या? सर क्या किया जाए सर, ये लोग विपक्ष की आवाज नहीं आने देना चाहते। तो मुद्दे की बात सर जो कह रहे थे, अभी चुनाव के संदर्भ में उन्होंने कहा कि हमारी ईवीएम जाती है, समय की कमी है में जाती है, लेकिन वो सर 10 सेकंड मत हमने शुरू किया, उसको किस तरीके से खत्म किया जा रहा है। देश के सवाल, देश में सर सुर और असुर दोनों रहे हैं। हमारी संस्कृति की खूबी ये रही है, चलते इस चर्चा में आप लोगों को ये जरूर कहूंगा देश में भी कहते हैं कि जो भी मुद्दे हैं ना, जो मुद्दे हैं उसको यहाँ अपनी धरती पर उठाइए ना, अपने देश में उठाइए ना, कुछ ना कुछ जरूर फायदा ही मिलेगा उन मुद्दों से। देश की धरती पर बोलकर क्या ही फायदा मिलेगा? एक लाइन का काउंटर कीजिए एसएन सिंह जी, फिर चर्चा समाप्त करनी है, बोलिए। देखिए इन्होंने कहा कि देश में सुर और असुर रहते हैं, सुर और असुर उसी को कहते हैं, असुर उसी को कहते हैं जो सनातन धर्म का विरोध करे, जो धर्म पे बार-बार टिप्पणी करे। शुक्रिया फिलहाल आप सभी का, शुक्रिया एसएन सिंह जी, शुक्रिया संदीप जी, शुक्रिया अवधेश जी, शुक्रिया। जनता ये तय करेगी कि कौन सुर कौन असुर। अभी फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बताएंगे कि बाजार में जीएसटी बचत उत्सव से किस तरह से रिकॉर्ड टूट गए, कैसी बहार है, इसके बारे में करेंगे बात छोटे से ब्रेक के बाद। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त। और जैसा ब्रेक पर जाने से पहले बताया था, बात करेंगे जीएसटी बचत उत्सव में जो बाजार के रिकॉर्ड टूट गए। जीएसटी बचत उत्सव ने बाजार में बिक्री और खरीदारी यानी पूरे कारोबार के मामले में धूम मचा दी है। आंकड़ों के मुताबिक नवरात्रि में बिक्री का कई साल का रिकॉर्ड टूट गया। इस दौरान अलग अलग ब्रांड्स की बिक्री में 25% से लेकर 100% तक की बढ़ोतरी हुई है। 22 सितंबर के बाद
कारों की बिक्री में 100% से लेकर 133% तक का उछाल हो गया और देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी की बिक्री पिछले साल के मुकाबले 2 गुना हुई है पिछले 9 दिनों में। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात कीजिए, उसकी एसयूवी सेल्स में पिछले साल की तुलना में 60% का इजाफा हुआ है। हुंडई की एसयूवी मॉडल्स क्रेटा और वेन्यू की बिक्री भी 72% बढ़ गई और इसी 9 दिनों के दौरान दोपहिया वाहनों की बिक्री भी करीब 2 गुनी हो चुकी है, 2 गुनी। और बात सिर्फ गाड़ियों की नहीं है, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे सामानों की बिक्री में भी 50% से लेकर 100% तक की वृद्धि, यानी 1.5 गुना से लेकर 2 गुना। रोजमर्रा के जो सामान होते हैं, जो आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी 15 से लेकर 20% तक की ज्यादा खरीदारी हुई है। आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग का दौर है, तो इसमें पिछले 9 दिनों में ही 200% का इजाफा हुआ। ऑनलाइन बिक्री इस दौरान करीब 67,000 करोड़ रुपए की हुई है, जो पिछले साल से 2 गुनी है। और जीएसटी दरों में जो कटौती की गई थी 22 सितंबर से, उससे करीब 375 सामानों की कीमतें कम हो गई हैं। और ये आंकड़े क्या बता रहे हैं? आंकड़े बता रहे हैं कि आम लोगों को जीएसटी दरों में कटौती का पूरा फायदा मिल रहा है, तभी तो लोग बाजारों में उमड़ रहे हैं। लेकिन अब आगे भी, दिवाली पर भी इन सामानों की बिक्री में और भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। और इन सबसे होगा क्या असर पड़ेगा कि इन बिक्री बढ़ने से निर्माण हो, निवेश हो, रोजगार हो, सभी में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। और जीएसटी बचत उत्सव से देश की अर्थव्यवस्था में चौतरफा उछाल होने की उम्मीद है और यह उम्मीद तो अब पूरी होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो लोगों ने 22 सितंबर से लागू हुए जीएसटी दरों में कटौती के फायदों पर कहा कि जीएसटी दरें कम होने से कैसे उन्हें इसका फायदा हो रहा है। पहले का जीएसटी जो 28% था ना, अभी का जीएसटी 18% जो हो गया, उसमें हमारा 8-10 हज़ार का वो फायदा मिला। बहुत अच्छे माइनर होता है ये तो, बहुत ही अच्छी बात है। जीएसटी से 8 से 10 हज़ार जितना फ़ायदा हुआ है मुझे। मैंने मेरी बेटी के लिए एक्टिवा ली है। जब मैंने पहली बार यहाँ भाव पूछा तो 1 लाख से 18,000 कहा था, अब लिया तो 1 लाख ने 10 हज़ार में आई है। मतलब मुनाफा ज़्यादा 10 हज़ार जितना हुआ है, खूब मायने रखता है। सामान्य लोग के लिए ये 10 हज़ार खूब ज़्यादा रकम हो सकती है। 22 सितंबर से जो जीएसटी डाउन हुआ है, तो 10% का कस्टमर को जीएसटी बेनिफिट हुआ है। उसका 18% जीएसटी 2 व्हीलर में हो गया है, तो उनके वजह से एक्टिवा में 7.5 से 8 हज़ार जैसा फायदा हुआ है कस्टमर को, और बाइक में सामान्य 8.5 से 10 हज़ार जैसा बेनिफिट हुआ है, रेट कम हुआ है। पहला का जीएसटी था 28% और अभी 18% हो गया है और 50 से 60 हज़ार बेनिफिट हुआ है। मध्यम वर्ग के लिए बहुत अच्छा है और ज़्यादा बेनिफिट है। 22 तारीख से जो रेट घट रहा है, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। केंद्र सरकार के निर्णय के बाद हम बहुत ज़्यादा खुश। अभी जो जीएसटी बेनिफिट जो हो रहा है, उससे गाड़ी ज़्यादा बिक रही है। कस्टमर को 50 से 70 हज़ार रुपये तक की जो जीएसटी घटा हुआ है, उससे बेनिफिट मिल रहा है। तो आपने खरीदारों और दुकानदारों दोनों की बातें सुनी। ऐसे पर बात करने के लिए हमारे साथ संजय मंगल जी, जो कि चीफ कमिश्नर हैं सीजीएसटी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सर इस चर्चा में। क्या उम्मीद से भी ज्यादा जो आंकड़े हैं, जो खरीदारों की बातें हैं, दुकानदारों की बातें हैं, उम्मीद से भी ज्यादा उछाल दिखाई पड़ रहा है क्या पिछले 9 दिनों में? देखिए, ऐसा है कि जब ये जीएसटी के सुधार हुए थे, तो सरकार ने और जीएसटी काउंसिल ने इन ही अपेक्षाओं के साथ किए थे कि इससे पूरे के पूरे उपभोक्ताओं को काफी लाभ मिलेगा और जिसके नतीजे से पूरी इकोनॉमी कंट्री की जो है उसको एक बहुत बड़ा बढ़ोतरी मिलेगी। और वही आंकड़े देखने में आ रहे हैं जो आपने अपने अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं आंकड़े। जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने पहले दिन से ही, जिस दिन से जीएसटी लागू हुआ, ये जिस दिन नवरात्रि के पहले दिन से लागू हुआ था, और तभी से एक अपनी बिक्री में एक बढ़ोतरी देखी है। तभी से उनकी डिमांड बहुत बढ़ी है और उपभोक्ताओं को, जिनको अगर सस्ती चीजें मिल रही हैं अब जीएसटी रेट कम होने के कारण, तो उन्होंने मार्केट में आके पूरी संख्या में, और जो ऐसी चीजें जो बड़ी चीजें हो, चाहे तो कारें हो, स्कूटर हो, टीवी हो, एसी हो, या डेली यूज वाले आइटम हो, सभी में एक बहुत बड़ा मार्केट में उछाल है।
हाँ। और जिससे पूरी की पूरी इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलने वाला है और यही अपेक्षित। जी अच्छा सर, जिस तरह से कि ये उछाल उम्मीद से भी ज्यादा दिखाई पड़ी, अभी तो उत्सव की शुरुआत हुई है, अभी तो दिवाली आनी बाकी है, तो क्या आगे दिखाई पड़ रहा है कि ये उछाल और ज्यादा बढ़ सकती है और फिर कुल मिलाकर के इससे चाहे निवेश हो, निर्माण हो, युवाओं को रोजगार हो और पूरी अर्थव्यवस्था को चौतरफा फायदा की उम्मीद हम कर सकते हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी तो त्योहार मौसम की शुरुआत ही हुई है, नवरात्रि अभी आई है और उसके बाद में अभी दिवाली आएगी और उसके बाद भी त्योहार चालू रहेंगे। तो इस पूरे के पूरे त्योहारों के सीजन में जीएसटी के रेट कम होने के कारण मार्केट को एक बहुत उछाल मिलने की उम्मीद है, डिमांड सबके प्रोडक्ट की मिलने की उम्मीद है। और जैसे आप भी बोल रहे थे कि क्या जो इससे जो डिमांड बढ़ेगी और बिक्री बढ़ेगी तो उससे जो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जॉब में नए नए व्यापार और बढ़ेंगे और खुलेंगे, तो उससे बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट मिलने की उम्मीद है और पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को, पूरी जीडीपी ग्रोथ रेट को एक्सपेक्टेड है कि कम से कम 0.5% की उछाल मिलेगी ही मिलेगी। बिल्कुल, इससे चौतरफा फायदा भारत की अर्थव्यवस्था को मिल सकता है और बिल्कुल ये कह सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये कदम भारत के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, भारत के लोगों के लिए बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए संजय मंगल सर, आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही, पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।